अब जो है टेस्ट योर नॉलेज का वक्त आ चुका है। तो मेरे पास भी स्टडी मटेरियल ओपन है, ज़रा देखते हैं आपको कितना जो है रिटेन रहा। इतना इंडेप्थ चैप्टर है, 55 पेजेस हैं। एक एक पेजेस, एक एक लाइन, एक एक चीज़ को पढ़ना, एक एक टॉपिक को पढ़ना, उसके बाद रिटेन रखना कोई आसान बात नहीं होती है। समरी तो आएगी डेफिनेटली, मुझे मालूम है समरी के बिना काम होना मुश्किल है, बट आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ जब भी आप एक सेशन को अटेंड करें तो उसके बाद आप चाहें तो उसे पॉज करके अपनी बुक में ही जो है इंपॉर्टेंट वर्ड्स को जो है हाईलाइट कर लें साथ में। उसके बाद क्या करें, जो हमने 5 पेज 10 पेज पढ़े हैं उसे एक बार खुद से रीड करें और इंपॉर्टेंट चीज़ों को कॉपी में लिख लें। तो आप अगर चाहेंगे खुद से एफर्ट करेंगे तो नोट्स आप भी बना सकते हैं। ये कहते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको कितने साल रखने होते हैं। भाई मेरे हिसाब से तो 8 साल रखने होते हैं। यही पढ़ा है हमने और तो कुछ पढ़ा नहीं है। किसकी एप्लीकेशन पर जो है कंपनी के अकाउंट्स को रीओपन किया जा सकता है? जी आप लोग तो नहीं कर सकते। हाँ, इनकम टैक्स अथॉरिटी ज़रूर बोल सकती है। इनकम टैक्स अथॉरिटी ज़रूर बोल सकती है जी। और देखते हैं, सीएसआर कमेटी जो है उसमें बोर्ड शैल कंसिस्ट ऑफ, सीएसआर कमेटी में कितने लोग होने चाहिए बताएंगे ज़रा आप मुझे? सोचिए 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 सोचिए। 3 या 3 से ज़्यादा डायरेक्टर होने चाहिए जिसमें एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है। हालांकि अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वहां पर नहीं है तो 2 या 2 से ज़्यादा डायरेक्टर भी हो सकते हैं। पूरी बात नहीं लिखी, जितनी लिखी उसमें से बेस्ट ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे। प्रोविजंस ऑफ सीएसआर किस पर एप्लीकेबल होते हैं? देखिए भैया, कंपनी जिसकी नेटवर्थ 500 करोड़ से ज़्यादा है, टर्नओवर 1000 करोड़ से ज़्यादा है, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज़्यादा है या तीनों में से कोई भी है, यानी ऑल ऑफ द अबव, 1% कंपनी जो है शेल फाइल अ कॉपी ऑफ द ड्यूली अडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू द रजिस्ट्रार इन, कितने दिन में जो है उसे फाइल करना पड़ता है जी? कितने दिन में करना पड़ता है, कितने दिन में करना पड़ता है जी? सबके लिए तो अलग है, पर 1% कंपनी के लिए 180 डेज जो है हमने दिया हुआ है। आपको पता है ना कि 1% कंपनी के लिए 180 डेज का टाइमलाइन है। जी हाँ, 1% कंपनी के लिए एक छूट दी गई है। एक छोटी सी लाइन आ रही थी, ज़्यादा बड़ा लिखा भी नहीं था। इंटरनल ऑडिटर जो है दोस्तों वो कोई भी हो सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कॉस्ट अकाउंटेंट हो, कोई भी प्रोफेशनल हो। अब करेंगे डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन की बातें। क्वेश्चन नंबर 1, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी सिचुएटेड इन अ क्लासिफाइड बैकवर्ड एरिया ऑफ महाराष्ट्र। The board wants to keep its books of accounts at its corporate office in Mumbai, which is conveniently located. The board seeks your advice about the feasibility of maintaining the accounting records at a place other than registered office of the company. देखिए ये चीज़ें तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कितनी बार पढ़ चुके हैं। सेक्शन नंबर 128 बोलता है कि हर कंपनी को अपनी जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी चाहिए, बुक्स एंड पेपर बनाने चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी चाहिए और फाइनेंशियल ईयर की जो एक ट्रू एंड फेयर व्यू दे ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी, इंक्लूडिंग दैट ऑफ इट्स ब्रांचेज और ऑफिस। डेफिनेटली उसे जो है एक्रूअल बेसिस पर रखा जाए और डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो कर कर रखा जाए। हालांकि ये पूछा नहीं है, आपने एक्स्ट्रा बात बताई है। पूछा सिर्फ ये है कि वो जो है रजिस्टर्ड ऑफिस पे नहीं रखना चाहते, कहीं और रखना चाहते हैं। तो सेक्शन 128 सब सेक्शन 1 का एक प्रोवाइजो है, प्रोवाइजो का मतलब एक्सेप्शन, जिसमें लिखा हुआ है दैट प्रोवाइड्स दैट ऑल और एनी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड relevant papers may be kept at any other place in India as board of directors may decide। और जहां पर ऐसा डिसीजन लिया जाता है तो वहां पर 7 डेज में जो है रजिस्ट्रार को जो है कम्युनिकेट करना पड़ेगा राइटिंग में, हम जो है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कहीं और रखना चाहते हैं। आप चाहें तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी रख सकते हैं, ऐसा रूल 3 बोलता है। तो इसीलिए जो बोर्ड ऑफ भारत लिमिटेड है वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मुंबई में रख सकता है बाय फॉलोइंग दी अफोर मैंशनड प्रोसीजर। यानी वैसे उसका रजिस्टर्ड ऑफिस जो है एक बैकवर्ड एरिया में है महाराष्ट्र के, बट वो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है मुंबई में रखना चाहता है, ऐसा कुछ है। मुंबई, हाँ, जो कन्वीनियंटली लोकेटेड है, ठीक है, तो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सर, आप रख सकते हैं। क्वेश्चन 2 देखते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ विश्वकर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंसिस्ट ऑफ मिस्टर घनश्याम जो कि डायरेक्टर हैं, मिस्टर हैदर डायरेक्टर हैं, मिस्टर इंदरसन मैनेजिंग डायरेक्टर है। कंपनी ने एम्प्लॉय करा हुआ है फुल टाइम सेक्रेटरी। जब फुल टाइम सेक्रेटरी है तो सेक्रेटरी का मतलब कंपनी सेक्रेटरी। पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट को साइन करा है मिस्टर घनश्याम ने, मिस्टर हैदर ने। एग्जामिन वेदर ऑथेंटिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाज इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। देखिए मुझे तो देखकर ही पता लग रहा है कि आपके जो मिस्टर घनश्याम है, मिस्टर हैदर हैं, उन्होंने साइन करा और मैनेजिंग डायरेक्टर ने नहीं किया। अरे वाह,
एक तो मैनेजिंग डायरेक्टर होना चाहिए ना, और कंपनी का सेक्रेटरी अगर फुल टाइम है तो कंपनी सेक्रेटरी भी करेगा। तो यहाँ आपने क्या किया, कोई नई चीज़ नहीं करी है, ये तो आपने पहले प्रोविजंस लिख दिए कि एज पर सेक्शन 134 सब सेक्शन 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि बोर्ड ने अप्रूव करी होगी वो साइन करी जाएगी बाय चेयरपर्सन, अगर चेयरपर्सन अपॉइंट करा है, या फिर बाय 2 डायरेक्टर जिसमें एक मैनेजिंग डायरेक्टर होगा। एंड में मतलब ये तो करेंगे, साथ में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, कंपनी सेक्रेटरी करेगा, 1% कंपनी के केस में एक डायरेक्टर ही करेगा। यहाँ जो है बैलेंस शीट जो है साइन करी गई है 2 डायरेक्टर ने। हालांकि मिस्टर इंदर सिंह जो है मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उन्हें भी साइन करना जरूरी था, 2 डायरेक्टर में से एक उनको होना जरूरी था, और जो कंपनी सेक्रेटरी है उसे भी साइन करना जरूरी था। तो बस यही लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, ABC Limited has on its board 4 directors WXYZ. In addition, the company has Mr. D as the managing director. अच्छा, तो 4 डायरेक्टर हो गए, एक मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, इनके पास एक जो है फुल टाइम कंपनी सेक्रेटरी भी है। मिस्टर वाइज ऑन इट्स रोल्स, अच्छा कंपनी सेक्रेटरी का नाम है मिस्टर वाइस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कंपनी की है वो ऑथेंटिकेट करी गई थी बाय 2 डायरेक्टर्स X एंड Y। डी जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उसने नहीं ऑथेंटिकेट किया, और कंपनी सेक्रेटरी ने ऑथेंटिकेट नहीं करा। आपको बताना है क्या ये सही है या नहीं है, और आपका आंसर क्या होगा अगर ये 1% कंपनी होती। जो चीज़ मैंने पिछले क्वेश्चन में बताई वही चीज़ यहाँ पर लिख दो, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट। जो चीज़ यहाँ लिखी है सेक्शन 134 सब सेक्शन 1 वही आपको यहाँ लिखना है, और उसके बाद अपना आंसर में सेम चीज़ें लिखनी है कि जो मिस्टर डी है वो मैनेजिंग डायरेक्टर है उसको भी साइन करने जरूरी थे, और जो कंपनी सेक्रेटरी है उसको भी साइन करने जरूरी थे। तो इसीलिए इन्होंने गलत किया है। 1% कंपनी जो है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसमें तो एक बंदा ही साइन कर सकता है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। A Housing Finance Limited is a housing finance company having a paid-up share capital of 11 crores, turnover 145 crores during the financial year 17-18। आप लेना 2021। इसमें पहले का दे रखा है, explain with reference to the relevant provisions and rules whether it is necessary for A Housing Finance Limited to file its financial statements in XBRL mode। देखिए XBRL जो होता है वो एक एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज होती है, जिसमें आपको अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फाइल करने पड़ते हैं ROC में इलेक्ट्रॉनिकली। और वो किन को फाइल करने पड़ते हैं, जो कंपनीज लिस्टेड हैं, जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल जो है 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है, टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है, ये जो भी कंपनीज को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन डेज के हिसाब से बनाने होते हैं, ये जो है इसका टर्नओवर जो है 100 करोड़ से ज़्यादा है। हालांकि जो है इसमें एक और लाइन लिख दी है कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज होती है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज होती हैं, उन्हें ये फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, वो एग्जेम्प्टेड है। तो क्वेश्चन पढ़कर तो लगेगा हाँ यार ये कंपनी है, नॉर्मल कंपनी है, इसको तो XBRL फॉलो करना पड़ता है, जिन्होंने ये कंडीशंस रटी हुई है, पर उन्होंने एक्सेप्शंस नहीं देखा। एक्सेप्शन में लिखा है कि जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, बैंकिंग कंपनी है, हाउसिंग फाइनेंस का मतलब घर लेने के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करती है, बदले में इन्हें इंटरेस्ट मिलता है और प्रिंसिपल तो मिलेगा ही बाद में। तो इन कंपनीज को एग्जेम्प्ट किया गया है, तो इसीलिए इनको जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट XBRL मोड में देने की जरूरत नहीं है। आपका जो है पूरा का पूरा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, एक एक पेज, एक एक इलस्ट्रेशन, एक एक क्वेश्चन डिस्कस हो गया है। एग्जाम के लिए याद होगा नहीं होगा मैं नहीं कह सकता सर, मेरा काम था आपको स्टडी मटेरियल कराया जाए, मैंने कराया। कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं, नोट्स अपने बना सकते हैं, और समरी देना तो है मेरा फर्ज, समरी तो मैं दूंगा ताकि एग्जाम में आप 1 डे रिविजन बिफोर एग्जाम कर पाएँ, वही तो सबसे इंटरेस्टिंग होगा, और आने वाले टाइम में मैं सिर्फ वही करूँगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।